अंतिम दो प्रश्न पूछने वाला हूं। पहले ओंकार जी से। ओंकार जी, समाजवादियों की तरफ से बड़ा एक दंभ भरा एक बयान आया था इसके पंचायत चुनावों के पहले, और ये था कि साहब कि हम भी बंगाल की स्टाइल से चुनाव लड़ेंगे। खेला हुई और खेला हुई अब बंगाल की स्टाइल से चुनाव लड़ते लड़ते ये भूल गए कि बंगाल की स्टाइल में चुनाव लड़ रही थी ममता, सत्ता उसके पास थी, तब वो उस स्टाइल में चुनाव लड़ पाई। अब ये इन्होंने जो बोला उसका मुझे लगता है कि उल्टा इम्पैक्ट तो नहीं हो गया। पहले तो मैं एक टिप्पणी जरा मायावती जी के बारे में कर दूं। जो भाव ने बताई थी मायावती जी के बारे में, उसमें एक चीज जोड़ देता हूं। जो एक दलित का तमगा मायावती के साथ था, कुछ घटनाओं की वजह से वो तमगा उनसे छिन चुका है। आपको याद होगा जब विमुद्रीकरण हुआ था तो देश में शायद अकेली पॉलिटिशियन थी जिन्होंने हफ्ते भर में करोल बाग के 3 अलग अलग बैंकों में 104 करोड़ का कैश जमा कराया था। तो उनके उनके साथ जो एक दलित की बेटी होने का जो तमगा था वो वहां से छिन गया, और बादलपुर में और दूसरी जगहों पर जितनी संपत्तियां परिसंपत्तियां उनके भाई के नाम से, उनकी भाभी के नाम से जितनी वो मिली, उससे वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। और सेकंड थिंग ये कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही होशियारी के साथ जो प्रतीक हैं दलितों के और दूसरे, उनको एक तरीके से अपना लिया। और जिस तरीके से अब अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसमें तो और ऐसा काम कर दिया कि ये 2022 ही नहीं 2024 तक काम करेगा। मतलब दलितों को भी, पिछड़ों को भी, अति पिछड़ों को भी और आदिवासियों को भी, उनको ज्यादा वेटेज दिया, उनके चेहरों को ज्यादा जोड़ा। अब आते हैं आपके इस सवाल पर, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के दम्भपूर्ण जो उनके वक्तव्य होते हैं, जो उनकी शेखी होती है, एक्चुअल में वो कई बार भूल जाते हैं। और वो ही नहीं, ये भूलने की बीमारी उन वंशवादी चेहरों को और वंशवादी उन परिवारों की अगली पीढ़ी को भूलने की बड़ी भारी आदत है कि ये लोग संघर्ष करके यहां तक नहीं आए हैं। संघर्ष से इन्होंने अपना रास्ता नहीं बनाया है, अपनी जगह नहीं बनाई है, अपनी पोजीशन नहीं बनाई है। ये सब चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए, पैराशूट से उतरे। इनको वंशवादी होने के नाते, किसी का बेटा होने के नाते, किसी की बेटी होने के नाते, पब्लिक ने जो एक सामंतवादी व्यवस्था हमारे दिमागों में बैठ चुकी है, पहले मुगलों ने हम पर शासन किया, फिर अंग्रेजों ने किया, तो हमें गुलामियत की एक आदत पड़ी हुई है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में कुछ वंशवादी परिवार हैं जिनकी गुलामी अभी भी उनकी जातियों के लोग करते आ रहे हैं, और उन्हीं के किस्से होते हैं ड्राइंग रूम में बैठ करके। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने अपनी जाति के लिए कुछ किया हो, किसी को नौकरी दे दी हो, वो अलग बात है, पर ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उस राज्य की बेहतरी में नए उद्योग कितने लेकर के आए हैं, रोजगार के अवसर कितने जनरेट किए हैं, कितने विजनरी हैं, उनके पास किसी तरह का कोई दृष्टिकोण है कि नहीं है, नीतियां हैं कि नहीं है, नीयत है कि नहीं है, उसको लोग भूल जाते हैं। और उस जातिवादी वंशवादी व्यवस्था में इनको लगातार चुनते रहते हैं। पर जैसा भाऊ ने कहा है कि जब विकल्प सामने आ जाता है तो कई बार ये वंशवादी व्यवस्था, ये जातिवादी व्यवस्था टूट जाती है और बिखर जाती है। और ये हमने होते हुए देखा है पिछले 7-8 सालों में, खास तौर से, बल्कि उससे भी पहले मैं जाऊंगा 2011 से लेकर के और 2021 के बीच में, इन 10 सालों में हमने ये बार बार देखा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं और जो वंशवादी पार्टियों के द्वारा संचालित हैं,
उन पार्टियों को बुरी तरीके से हारते हुए देखा है। तो ये अखिलेश यादव हो या दूसरे वंशवादी चेहरे हों, ये कई बार भूल जाते हैं कि चीजें बदल रही हैं, मतदाताओं की सोच बदल रही है, उनके पार्टियों को और नेतृत्व को परखने का तौर तरीका बदल रहा है। अब वो चीजें नहीं चल सकती हैं जो पहले ये लोग बिहार में करते रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करते रहे हैं, हरियाणा में करते रहे हैं, दूसरी जगहों पर करते रहे हैं। अब ये चीजें नहीं चलेंगी। पहले मतपेटियां होती थी, वो लूट ली जाती थी, अब तो ईवीएम मशीनें आ गई हैं। अब जहां जहां गुंडागर्दी होती थी, वोट लूटे जाते थे, लोगों को दहशत जदा कर दिया जाता था, वहां पर अब 5-5, 6-6 चरणों में चुनाव होने लगे हैं, तो उतनी फोर्स तैनात कर दी जाती है, कोशिश की जाती है कि गुंडागर्दी मिनिमाइज की जाए। तो ये सब चीजें जो हैं, ये बीते समय की बातें हो गई हैं। जिस तरह का दंभपूर्ण व्यवहार और वक्तव्य ये लोग देते हैं कई बार कि हम ऐसा कर देंगे या हम वैसा कर देंगे, ठीक है, जो सत्ता में होता है उसको थोड़ा बहुत मशीनरी का, नौकरशाही का, दूसरी चीजों का फायदा मिलता है, लेकिन आज की जनता को इतना बेवकूफ मत मानिए कि उसको नौकरशाही या सत्ता में बैठे हुए लोग किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उनका मन होता है, वो उसको चुनते हैं। थोड़ा बहुत कहीं कर लिया जाता है, हो जाता है, वो अलग तरह की चीजें होती हैं। आप तो खुद प्रशासनिक अनुभव रखते हैं और निचले स्तर से लेकर के डीसी से जिला अधिकारी से लेकर के ऊपर तक रहे हैं, तो आपको पता है कि जो सत्ता में होता है वो किस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है। लेकिन जब जनता किसी को बदलने पर आती है तो ये सारे मैनेजमेंट ध्वस्त हो जाते हैं, और जब किसी को चुनने पर आती है, दोबारा चुनने पर आती है, तो भी जिस तरह की शेखी ये बघार रहे थे कि हम पश्चिम बंगाल की तरह कर देंगे, ये सब संभव नहीं है। और 2022 में भी हम और आप देखेंगे कि सब अपने तबले, मंजीरे, ढोल, तासे, ये सब लेकर के उतरेंगे मैदान में। वो वामपंथी भी उतरेंगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी उतरेंगे, वो ओवैसी की टीम भी उतरेगी, इनके हमदर्द भी उतरेंगे, वो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया वाले भी सक्रिय होंगे, मुख्य धारा वाले भी, और जो सोशल मीडिया वाले हैं वो भी एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता देखती है, तराजू में तौलती है और अंततः फैसला करती है कि हमारे लिए सही कौन है और गलत कौन है। तो दावे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर आपने कितना काम किया है, आपकी नीतियां कैसी हैं, आपकी नीयत कैसी है, क्या संकट के समय, विपत्ति के समय आप कहीं दिखाई दिए हैं? मुझे नहीं लगता कि कहीं मायावती दिखाई दी है या अखिलेश यादव दिखाई दिए हैं, या ये जो दक्षिण से आप पहुंचे हैं अपना तबला और ढोल लेकर के, ओवैसी, ये कहीं उस समय यहां पर दिखाई दिए थे। उस समय केवल योगी आदित्यनाथ ही दिखाई दे रहे थे जिलों जिलों में, जो जाकर के लोगों के हालचाल भी पूछ रहे थे, जहां कमियां थी उनको पूरा कर रहे थे, समस्या का समाधान भी कर रहे थे। तो लोग जरूर पूछेंगे जब 2022 में ये लोग पहुंचेंगे कि भैया तब कहां थे आप।